हाँ जी। नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस्तकबाल है। तो साथियों, विश्व इतिहास में हम पुनर्जागरण को पढ़ चुके थे और अमेरिकी क्रांति को पढ़ चुके थे। अब हम फ्रांस की क्रांति को पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी फ्रांस की क्रांति के कारणों की, और फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में, किन हालातों में घटित हुई थी, उन सब चीज़ों को समझने की हमने कोशिश की थी। तो हमने कहा था कि फ्रांस की क्रांति में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी, ऐसे हालात बन चुके थे कि लोगों को ये लगा कि हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ख्वाब है, वो इस सिस्टम से पूरे नहीं हो सकते। तो वो सिस्टम क्या चाहिए, बदलना चाहिए। और राजा था वो कमजोर हो चुका था, राजा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता था। और जो अलग अलग वर्ग थे, उन वर्गों के जो हितों में भयंकर या गहरा विरोधाभास था। इसीलिए राजा ने ये सोचा स्टेट जनरल की मीटिंग बुला लेते हैं और सबको साथ बुला के ये मामला सुलझा लेते हैं कि इतनी भयंकर आर्थिक जो हालात आ चुके हैं उनको सुधारा कैसे जा सके। अब मैंने आपको बताया था कि हुआ ये था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ने ये सोचा कि ठीक है, हम दोनों मिलके अपने पक्ष में फैसला करा लेंगे क्योंकि हमारे 2 वोट हो जाएंगे और जनरल थर्ड स्टेट के 1 वोट हो जाएंगे। थर्ड स्टेट वालों को ये लगा कि हम सब मिलके जाएंगे, किसान मजदूर इकट्ठे होके जाएंगे, मध्यम वर्ग, और वहां पे अपनी संख्या के बलबूते अपने पक्ष में चीजें पारित करा लेंगे। तो सबके लिए उम्मीदें थी, सबको ये लगा कि ये फैसला है ना वो मेरे हितों के अनुकूल है। तो सबसे पहले ये लोग 17 जून को इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद ये इन चीज़ों की शुरुआत होनी, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे होता ये है कि मैंने कहा कि हितों में इतना गहरा विरोधाभास है कि जब वो लोग मिलते हैं तो कोई आम सहमति का तो सवाल ही नहीं है ना। और फिर यहाँ से एक तरीके से लठ बजने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मिराबो। वो भाई साहब शकल से इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अकल से वो बहुत अक्लमंद होता है। और उसको ये लग गया कि अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो उस वक्त बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, बंदूक की नोक से हमें गोलियों से बूंद दिया जाए, चाहे बंदूक के जो साइड वाला जो हत्था होता है उससे कूट दिया जाए, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और हमने जो ये जगह बनाई है ना, इस जगह को आप नेशनल असेंबली घोषित करो। असेंबली, नेशनल असेंबली मतलब हम कानून बनाएंगे। और वो बात आगे बढ़ते 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 वो उस नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में तब्दील कर देते हैं। मतलब हम संविधान बनाएंगे, आइन बनाएंगे, कानून बनाएंगे ऐसा कि ये देश कैसे चलेगा। और मैंने कहा राजा इतना कमजोर था कि राजा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने लग गई, लोग बहुत सारे पीछे हो गए। और उसी वक्त जब मैंने आपको पढ़ाया था कि तुर्गो बना, नेकर बना, ऐसे बनता गए लोग, तो फिर उसी वक्त उन्हीं हालातों में नेकर को हटा दिया गया, जनता फिर और ज्यादा भड़क गई। और मैंने आपको फ्लोर वार बताया था, आटे के लिए युद्ध हुआ था। तो जनता 13 जुलाई, जब बास्तिल के किले का पतन सुनते हो ना आप कहानी, बास्तिल के किले की पतन की तो बात आप सब लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मिराबो ने शुरू किया कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे, फिर उसने नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बदल लिया। मतलब लोगों को अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना आत्मविश्वास आ गया कि अब हम वाकई खुद कानून बनाएंगे, हमें राजा की और चर्च की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोच के देखिए कि एक पुराने सिस्टम को हटा के और आम जनता में इतना आत्मविश्वास आ गया कि हम अपने तरीके से कानून बनाएंगे। तो अब सीधी सी बात थी कि वो चीजें बदलनी थी। और अब आम जनता में जब कानून बनाने का कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो आप सोचिए जब नेकर को हटा दिया गया और जनता अचानक भड़क गई और फिर जगह जगह दंगे होने लगे और अचानक अफवाह फैल गई कि बास्तिल के किले में ना बहुत सारे हथियार रखे हुए, और जनता बास्तिल के किले की तरफ चल पड़ी और बास्तिल के किले का क्या कर दिया, पतन कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब देखो होता क्या है, इन चीजों का प्रतीकात्मक महत्व होता है कि एक चीज होती है जी, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली है। अब होता क्या था कि पुराने समय के जो आक्रमणकारी अगर जब दिल्ली पे कब्जा कर लेते थे, इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने देश पर कब्जा कर लिया। प्रतीकात्मक महत्व होता था इस बात का। अब उन्होंने बास्तिल के किले का पतन कर दिया। तब राजा ने पूछा अपने एक खास आदमी से कि भाई साहब ये बताइए कि ये विद्रोह हो गया क्या। तो उस आदमी ने बोला राजा साहब ये विद्रोह नहीं है, ये क्रांति हो चुकी है। क्रांति हो चुकी है, ये विद्रोह नहीं है, विद्रोह से बहुत ऊपर की चीज है। इसीलिए क्या होता है ना, बास्टिल डे परेड की जाती है। और बास्टिल डे परेड पर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए हुए थे। और
बहुत बड़ा महत्व होता है बास्टिल डे का फ्रांस के अंदर। और मैंने आपको कहा था कि फ्रांस के लोगों की नेचर ही ऐसी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पिछले एक दशक के अंदर आप देखना फ्रांस के अंदर 3 बार बड़े मूवमेंट हो चुके। एक तो इसी साल 2023 में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। 10,000 तो उन्होंने कारें जला दी थी, 6,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे और 3 या 4 लोग मारे गए थे। मतलब भयंकर 1 या 2 हफ्ते तक फ्रांस के अंदर ये सब चला था। फ्रांस के लोग क्या होते हैं ना, अचानक फिर ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं और फिर बोलते हैं अब तो बस लपेट के ही रख देंगे सब चीजें। तो बास्तिल का किले का पतन हुआ तो सब कुछ लपेट के रख दिया उन्होंने। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाती है और जब 4 अगस्त का दिन आता है, 4 अगस्त के दिन एक कुलीन आदमी खड़ा होता है और वो बोलता है मैं अपने जो विशेषाधिकार है उनको छोड़ने की घोषणा करता हूँ। 4 जुलाई को बोल दिया। तो उसके देखते देखते अन्य लोगों ने भी विशेषाधिकार छोड़ने की घोषणा कर दी। और मैं आपको बता रहा था कि ये क्रांति थी, ये स्वतंत्रता से ज्यादा समानता के लिए लड़ी गई थी। तो अब जब उन्होंने अपने विशेषाधिकार छोड़ दिए तो जो किसान और मध्यम वर्ग, जो उत्पादक वर्ग था, उसको ये लगा कि इनके विशेषाधिकार चले गए, अब ये लोग हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। हालांकि इसकी जब व्याख्या करेंगे आगे जाके तो हम समझेंगे कि उन्होंने इस हाथ से विशेषाधिकार छोड़ा तो इस हाथ से उन्होंने संपत्ति का अधिकार पाया था। और मतलब विशेषाधिकार क्या, उनके पास प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी का राइट तो उनके पास बच गया ना, तो एक तरीके से उनको फायदा भी हुआ। लेकिन खैर 4 अगस्त को विशेषाधिकार छोड़ने की घोषणा हुई तो बाकी सभी लोगों ने भी अपने अपने विशेषाधिकार छोड़ दिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और फिर वो दिन आता है 27 अगस्त। 27 अगस्त के दिन की चर्चा हमने कल वाले वीडियो में भी की थी, जिसमें हमने बताया था कि मानवाधिकारों की घोषणा हुई। किसकी घोषणा हुई? मानवाधिकारों, समस्त दुनिया के लिए, पूरे फ्रांस के लिए नहीं, समस्त दुनिया के लिए, समस्त नागरिकों के लिए मानवाधिकारों की घोषणा हो गई। और प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ राइट होता है, जिसने जन्म लिया उसके कुछ अधिकार होंगे। और अब ये हुआ 27 अगस्त को जैसे ही मानवाधिकारों की घोषणा हुई, ये तय हो गया कि अब फ्रांस पुरातन यूरोप के ढांचे पे काम नहीं करेगा, वो कुछ नया यूरोप बना के ही रहेगा। और 3 नवंबर को फिर एक जोरदार घटना होती है कि चर्च की जो संपत्ति होती है वो उसका पूरे का पूरा राष्ट्रीयकरण हो जाता है, वो सरकार के अंडर में आ जाती है। और सरकार, उस समय की जो सरकार होती है वो सरकार चर्च व्यवस्था बदल देती है, प्रशासनिक व्यवस्था बदल देती है, कर व्यवस्था बदल देती है, न्याय व्यवस्था बदल देती है, पूरा आमूल चूल परिवर्तन। जिस न्याय व्यवस्था में चर्च का दखल था वो भी बंद। और सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी नाम का एक कानून बनाया जाता है, जिसमें जजों को ज्यूरर और नॉन ज्यूरर कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जो सरकार की प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे वो तो ज्यूरर है, जो नहीं लेंगे ना वो नॉन ज्यूरर है और उनको दंडित किया जाएगा। और बहुत सारे कुलीन और बहुत सारे पादरी वर्ग फ्रांस से जोड़ छोड़ के चले गए, जिनको एमिगर बोला जाता था, हम पढ़ेंगे। और फिर वो जाके फ्रांस में ये बोलते हैं, फ्रांस को छोड़ के पूरे यूरोप में जाते हैं, तो वो पूरे यूरोप में सभी राजतंत्र के लोगों को, उस सेना नायकों को ये बोलते हैं, वहाँ के जो कैथोलिक धर्म ढांचे को चलाने वाले जो पादरी लोग होते हैं उनको ये बोलते हैं, देखो पादरियों को कूट कूट के निकाल दिया, राजतंत्र के लोगों को कूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, राजा रानी सुरक्षित नहीं है, आपको हमें बचाना होगा। तो मैंने क्या कहा था पहले वाले वीडियो में कि ये फ्रांस की क्रांति थी, वो पुराने यूरोप और नए यूरोप के बीच की लड़ाई थी। और यही लड़ाई यहाँ शुरू होती है कि जो फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में जो पुराने डरे पर चलने वाले लोग थे, जब वो पूरे यूरोप में गए तो यूरोप में बोले भाई साहब आपका जो पुराना ढांचा बना हुआ वो यूरोप फ्रांस में क्या हो रहा है, टूट रहा है, उसको आप बचाइए। तो फिर पूरे यूरोप में 2 प्रकार की घोषणाएं होती है, एक पिलनिच की घोषणा होती है पहले, फिर एक ब्रुन्सविक की घोषणा होती है। उसमें ये बोला जाता है कि हम राजतंत्र को फ्रांस में बचाएंगे। अब होता क्या है कि फ्रांस की जनता ने तो मूड बना लिया कि हम सारा सिस्टम बदलेंगे, और पूरा यूरोप ये कह रहा है कि हम फ्रांस में पुराना सिस्टम लाएंगे। तो पूरी फ्रांस की जनता है वो पूरी यूरोप के सिस्टम के क्या हो गई, खिलाफ हो गई कि आप हमें कैसे छेड़ रहे हो, ये हमारे देश का मामला है, आपको क्या मतलब है कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है। और आप राजतंत्र का समर्थन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हम राजतंत्र को हटाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से संविधान बनाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से आइन बनाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से कानून बनाना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से आर्थिक क्रियाकलाप करना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं। आप कौन होते हो यूरोप वाले हमें बताने के लिए कि हमें क्या करना है? अब होता क्या है कि ये चीजें चलती रहती है धीरे 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 आगे। लेकिन जब यूरोप की जनता जब यूरोप की जनता यूरोप की जनता, यूरोप के राजा और यूरोप के सेना के जो लोग होते हैं, वो लोग जब आगे बढ़ के और फ्रांस के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं, तो
फ्रांस की जनता को ये लगता है कि हमारे जो राजा और रानी है ना वो उनसे मिले हुए, क्योंकि वो घोषणा ये कर रहे हैं कि हम राजतंत्र को बचाएंगे। तो भाई साहब का राजा और रानी है ना वो भी यहाँ से मिले हुए हैं। और इसी इसी गलत फहमी में, या मान लो हो सकता है भी मिले हुए भी हो, लेकिन कुल मिला के बात ये थी कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हम ये कि वो मिले हुए हैं, लेकिन बात ये थी कि वो उनके हितों की बात कर रहे हैं, तो राजा और रानी तो उन बार वाले यूरोप वाले लोगों का पक्ष तो लेंगे ही ना। और इसी चक्कर में वो क्या होता है कि राजा और रानी को गिलोटिन कर देते हैं, सूली पे लटका देते हैं और उनकी मुंडी काट के अलग कर देते हैं। अब देखो बात यह है कि मैंने कल बात बताई थी कि सपने तो हमने बहुत बड़े देख लिए, राजा और रानी को भी टपका दिया हमने, और पूरे यूरोप के साथ हमने दुश्मनी भी ले ली, और हमने कह दिया हम नया सिस्टम लाएंगे, पर लाएंगे क्या, कैसे लाएंगे, पता नहीं है। क्योंकि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि 1788 में तो किसी ने ये नहीं सोचा था ना कि हम जो चीजें मांग रहे हैं उन चीजों के कारण राजा और रानी की मुंडी भी कट जाएगी, चर्च के पादरियों को भी मार देंगे हम, चर्च की संपत्ति को भी हड़प लेंगे। लेकिन करना सिस्टम कैसे बनाना है, सिस्टम का पता नहीं है। इसीलिए अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, जेकोबियन बन जाता है, जिरोंदिस्ट बन जाता है, कार्डिलियन क्लब बन जाता है, और सब अपने अपने आइडिया दे रहे थे। और फिर भाई साहब लटका जोर चलता है, जिसका लटका जोर होता है, और उग्र गणतंत्र का दौर आता है, जेकोबियन का राज होता है, और जेकोबियन में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है रोबोस्पियर। और रोबोस्पियर इतने लोगों की हत्या करता है, इतने लोगों की हत्या करता है। पहले तो वो ये कहता है कि ये जो निरंकुशता है ना, इस निरंकुशता को हटाने के लिए, ये जो राजा की निरंकुशता है, राजा की या राजतंत्र की जो निरंकुशता है ना, उसको हटाने के लिए मैं स्वतंत्रता की निरंकुशता स्थापित करता हूं। नाम क्या है, स्वतंत्रता। और उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि राजतंत्र की निरंकुशता को हटाने के लिए हम स्वतंत्रता की निरंकुशता को स्थापित कर रहे हैं। मतलब हम भी तानाशाह बनेंगे। तो जो काम राजा तानाशाह था, अब आप तानाशाह बन गए, फर्क तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने नाम दे दिया कि वो राजतंत्र की निरंकुशता थी और ये स्वतंत्रता की निरंकुशता थी। तो भाई साहब 1789 में कम से कम राजा के समय इतने लोग तो नहीं मर रहे थे, और रोबस्पियर के समय तो इतने लोग मरे। पहले तो उसने राजतंत्र के समर्थक लोगों को मारा, फिर उसने अपने ग्रुप में जैसे जिरोंदिस्ट लोग थे वो भी चाहते थे गणतंत्र स्थापित हो, लेकिन वो थोड़े उदारवादी थे, वो वैचारिक लोग थे, आदर्शवादी लोग थे, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बोले साइड करो यार, ये जल्दी जल्दी करना है हमें, ये इतना हमारे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बातों के लिए। उनको भी मारना शुरू कर दिया। फिर अपने ही ग्रुप में जेकोबियन में जो जेकोबियन क्लब के अंदर जो उसके रोबोस्पियर के साथी लोग थे, जैसे दांतो था, एबर्ट था, उनको भी मारना शुरू कर दिया। और भाई साहब 1 साल के अंदर अंदर इतनी हत्याएं हुई, इतनी हत्याएं हुई, इतनी हत्याएं हुई थी कि खुद फ्रांस के लोग अब दुखी हो चुके थे कि बहुत हिंसा हो गई, अब हम दुखी हैं। और फिर खुद रोबोस्फियर की सिर कलम कर दिया जाता है, और क्रांति है फिर वो एक थोड़े से सापेक्षिक तौर पे स्थायी दौर में प्रवेश करती है, जिसको डायरेक्टरी का शासन बोला जाता है। कुल मिला के ये चीज़ें परत दर परत आगे बढ़ेगी, तो हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, वही बातें आप स्लाइड के तौर पर मिलेंगी। कल इस तस्वीर के बारे में हमने बातें की थी। ये तस्वीर थी ओलंपिक दे गुजे के, ये महिलाएं थी, उन्होंने नेतृत्व महिलाओं का नेतृत्व किया था, और महिलाओं ने बास्तिल किले के खिलाफ किले की तरफ कूच किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, रूसो पढ़ लिया था, दीदरो पढ़ लिया था, तात्कालिक कांड पढ़ लिए थे, और फिर मैंने कहा था चरण, कि चरण क्या थे। देखो अपने ही पढ़ने की सुविधा के हिसाब से या समझाने की सुविधा के हिसाब से अलग अलग किताबें अलग अलग चरणों को बांटती है। पहला जो चरण था वो 1789 से 1792 का था, जिसको संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। 1792 से 1794 का जो दौर था वो उग्र गणतंत्र का दौर था, और 1794 से 1799 था वो डायरेक्टरी का दौर था, जिसको उदार गणतंत्र कहा जा सकता था, जिसमें 5 लोग थे डायरेक्टरी में और वो देश को चलाते थे। और भाई साहब उसके बाद जो चतुर्थ चरण आता है, फिर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि तानाशाही होता है, साम्राज्यवादी होता है, और वो क्रांति के विचारों को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ देता है। और मैंने बताया था कि उसने क्रांति के जो विचारों की, क्रांति के अंदर जो पैदा विचार हुए थे, उन विचारों की रूमानियत को उसने यथार्थवाद में बदला था। कैसे बदला था वो अपने कल वाले वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे उसने रूमानियत को यथार्थवाद के अंदर बदल दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पहले चरण की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राजा ने कह दिया भाई साहब स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएंगे। तो 17 जून को नेशनल असेंबली होती है, 17 जून को नेशनल असेंबली की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो लोग ये कहते हैं कि हम नेशनल असेंबली बनाएंगे।
अब क्या होता है उनके बीच में, जैसे स्टेट जनरल की मीटिंग होती है तो पहले स्टेट के लोग आते हैं, दूसरे स्टेट के लोग आते हैं, तीसरे स्टेट के लोग आते हैं, आम सहमति नहीं बनती तो थर्ड स्टेट के लोग अलग से बना लेते हैं, बोले ये हमारी नेशनल असेंबली है और हम अपने हिसाब से कानून नियम बनाएंगे और ये अपनी ज़्यादा चला रहे हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले, हम इनके हिसाब से काम नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि जब आगे जाकर 20 जून के दिन होते हैं तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो राजा को ये लगता है इतने लोग अंदर कैसे आएंगे, तो राजा कर देता है किवाड़ बंद, गेट बंद कर देता है। जैसे ही किवाड़ बंद करता है, लोग बाहर एक टेनिस कोर्ट बना होता है वहां पे बैठ जाते हैं और वहां पर कस्में वादे खाते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक लगे रहेंगे, लड़ेंगे। और इनका नेता होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, मिराबो। और मिराबो बोला भाई साहब बंदूक के खूंटों से कूट कूट के भी करोगे ना तो भी हम निकलेंगे नहीं यहाँ पे। और टेनिस कोर्ट की स्थापना हो जाती है। और होता क्या है कि 23 जून को आगे भी देखो, 17 जून को बन गई नेशनल असेंबली और 20 जून को होगी टेनिस कोर्ट की स्थापना, ठीक है। अब 23 जून को क्या करता है, राजा को ये लगा यार ये इन तीनों को तो साथ बिठा नहीं सकते, ये तो पंगा हो जाएगा, क्योंकि इनकी थर्ड स्टेट वाले तो लोग ज्यादा है, किसान मजदूर मध्यम वर्ग उत्पादक वर्ग ज्यादा है, और वो अंदर आ जाएगा तो फिर तो ये कुलीन वर्ग और ये पादरी लोग क्या करेंगे। तो राजा ने कह दिया भाई साहब आप अलग अलग हो। कैसे अलग अलग? फिर उन्होंने फिर विरोध कर दिया। फिर उसके बाद ये जो मिराबो के नेतृत्व में फिर जोरदार लोग इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमें इस नेशनल असेंबली को वैधानिक मान्यता नहीं मिलती। तो 23 जून के बाद में अगली घटना होती है 27 जून को, जब नेशनल असेंबली को क्या मिल जाती है, वैधानिक मान्यता मिल जाती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वो भीड़ होती है वो इतनी ज्यादा इकट्ठी और एकता उनके बीच में इतनी होती है कि राजा को बात माननी पड़ती है। वो बोलते हैं हम हमारी जो भीड़ बनी, हमारा समूह बना है, उसको नेशनल असेंबली बनाओ। बना दिया। फिर बोले नेशनल असेंबली को लेजिटिमेट करो, आप इसको वैधानिक मान्यता देनी पड़ेगी। फिर वैधानिक मान्यता दी। अब आगे देखते जाओ क्या क्या करते हैं। फिर आगे जाके 9 जुलाई को जो नेशनल असेंबली होती है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तब्दील हो जाती है। विधान बनाएंगे अब हम अपना आइन बनाएंगे, हम नियम कायदे कानून सब हम अपने हिसाब से बनाएंगे कि हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है। अब देखो कि पहले भीड़ एकजुट हुई और उसने राजा को चैलेंज किया, नेशनल असेंबली ली, नेशनल असेंबली को उसने वैधानिक मान्यता ली। अब वो नेशनल असेंबली किस में बदल चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बदल चुकी है। फिर मैंने बताया था कि 11 जुलाई के दिन वो नेकर को हटा देते हैं तो जनता उग्र हो जाती है, और उसके बाद 13 जुलाई को दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, और भाई साहब 14 जुलाई के दिन बास्तिल के किले का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। और मैंने बास्तिल के किले को बताया था कि बास्तिल का किले का एक प्रतीक था कि बास्तिल के किले के अंदर बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं, ये रखा हुआ है वो रखा हुआ है, तो जनता को ये लगा कि उन हथियारों को हमें लूटना है, वरना इन हथियारों के दम पर हमारी क्रांति को क्या कर देंगे, दबा देंगे। तो बास्तिल के किले का पतन हो जाता है। और एक तरीके से देखो ये जो टेनिस कोर्ट की कस्में वादे होते हैं, शपथ होती है, उसके बाद ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। ये था कि हाँ ठीक है भीड़ है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और राजा को और प्रशासन को ये वहम था, ये आत्मविश्वास था कि हम दबा देंगे। लेकिन बास्तिल के किले के पतन की उन्होंने कभी नहीं सोची थी कि ये हो जाएगा। और बास्तिल के किले का पतन होते ही राजा को ये लगने लग गया कि अब तो बात हाथ से गई। और उसके बाद क्या होता है, 4 अगस्त को विशेषाधिकारों का अंत हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति बोलता है हम अपने विशेषाधिकार छोड़ रहे हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार वो क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार वो क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। और आगे मैंने बताया था 27 अगस्त पूरे मानव समुदाय के लिए एक बेहद निर्णायक दिन, जिस दिन नागरिक अधिकारों की क्या हो जाती है, घोषणा हो जाती है। तो कुल मिला के क्रांति परत दर परत आगे बढ़ती जा रही है, और क्रांति की जो भीड़ है और क्रांति के जो नेता है वो अपनी बातों को मनवाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हो रहा ये है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के विशेषाधिकार कम हो रहे हैं और आम जनता के अधिकार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के अधिकार क्या हो रहे हैं, कम, और तो थर्ड वाले के अधिकार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यही तो क्रांति चाह रही थी ना कि हमारे पास समानता नहीं है, हम समानता हासिल करना चाहते हैं, और ये चीजें धीरे धीरे क्या होती है, आगे बढ़ती है। और 3 नवंबर को तो भाई साहब चर्च की संपत्ति का ही क्या हो जाता है, चर्च की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको कि सोच के देखिए, जिस चर्च के पास इतनी ताकत थी कि वो इंटरडक्ट प्रथा के द्वारा समाज के बहुत सारे लोगों की हुक्का पानी बंद कर सकता था, एक्स कम्युनिकेशन के द्वारा वो किसी राजा को हटा सकता था,
उस चर्च की हालत ये हो चुकी है कि उस चर्च की संपत्ति नहीं छोड़ी और बेचारे पादरी है वो यहाँ से भाग के निकल जाते हैं। और एक कानून बनता है सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, कि जो इस सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी को मानेगा वो जूरर पादरी कहलाएगा और उसको सरकार, राष्ट्र की सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अगर वो नहीं लेता है तो वो नॉन जूरर कहलाएगा और उसको दंडित किया जाएगा और चर्च की संपत्ति को छीन लिया जाता है। अब क्या होता है कि जो, हालांकि क्रांति शुरू में यही होती है कि सभी को अधिकार मिलेंगे, सभी को अधिकार मिले, लेकिन क्या होता है कि आदर्श अपनी जगह होते हैं, घोषणाएं अपनी जगह होती है, नारे अपने जगह होते हैं, जब उनका क्रियान्वयन करने की बातें आती है तो चीजें अलग घटित हो जाती है। तो जो सक्रिय नागरिक थे, जो टैक्स दे रहे थे, उनको मतदान का अधिकार दे दिया जाता है। और लफायते, लफायते कौन था, मैंने बताया था कि जिसने अमेरिकी क्रांति के अंदर फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया था और वाशिंगटन को सहारा दिया था, और वाशिंगटन और लफायते ने मिलकर इंग्लैंड को हरा दिया था। उस लफायते को के नेतृत्व में नेशनल गार्ड की स्थापना होती है और इसको ये बोला जाता है कि भाई साहब आप है ना इस शहर की क्या करोगे, सुरक्षा करोगे, रक्षा करोगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये घटनाएं होती है और एक साथ बहुत ही तीव्रता से ये घटनाएं होती है। 17 जून से लेकर 3 नवंबर तक पूरा जो फ्रांस होता है 1789 में, पूरा फ्रांस पुराने यूरोप से निकलकर नए यूरोप की ओर जा रहा था। उसको ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे, फ्रांस की जनता ने कदम आगे बढ़ा लिए थे। ठीक है, ओके, ये सब मैंने बता दिया, आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आप देख लेना। और मेंस में इतनी तारीखें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। आप 27 अगस्त और 3 नवंबर को ध्यान रखो और 17 जून और 20 जून को ध्यान रखो, बस यहाँ पे होती है। और बास्तिल का पतन तो भाई साहब याद रखना ही है। ठीक है, इनमें से 3-4 तारीखें याद रखनी है, सारी तारीखें याद रखने की जरूरत नहीं है। 17 जून वाली रख लो 1 नंबर, और बाद में बास्तिल का पतन याद रख लो, और 17 अगस्त 3 नवंबर वाली याद रख लो। ठीक है, क्योंकि 27 अगस्त, 17 अगस्त नहीं, 27 अगस्त को नागरिक अधिकारों की घोषणा होती है और 3 नवंबर को चर्च की संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति घोषित हो जाती है। अब देखो मैंने ये चीज किस लिए लिखी है कि 27 अगस्त को कागज का एक टुकड़ा होता है जो मानवाधिकारों की घोषणा करता है। लेकिन भाई साहब ये है ना, ये जो चीज होती है चर्च की शक्ति, सॉरी, 27 अगस्त को जो कागज का जो टुकड़ा होता है जिस पर मानवाधिकारों की घोषणा होती है, वो नेपोलियन की सेना से भी ज्यादा ताकतवर होता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर 27 अगस्त को वो घोषणा नहीं होती तो क्या आप और हम इन फंडामेंटल राइट्स को, इन स्वतंत्रता को, इन फ्रीडम को क्या एंजॉय कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे। फ्रांस की क्रांति की हमें देन थी। तो ये जो 27 अगस्त को जो कागज का टुकड़ा था ना, ये नेपोलियन की सेना से भी क्या था, ज्यादा ताकतवर था। और जैसे ही मैंने कहा कि ये सब चीजें होने लगी, मैंने कहा 3 नवंबर को तो चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो जैसे ही इन लोगों ने नेशनल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई थी, तो उसमें यह था कि अब व्यवस्था कैसे बनेगी। तो बोले भाई साहब पूरी न्याय व्यवस्था बदलेंगे, चर्च व्यवस्था बदल देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बनाया था उन्होंने। प्रशासनिक व्यवस्था बदल देंगे, कर व्यवस्था बदल देंगे, क्योंकि कर व्यवस्था किस लिए बदल देंगे कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिन्होंने क्रांतियां की थी, उन्हीं के ऊपर तो सारे ज्यादा कर लग रहे थे, सबसे ज्यादा। तो वो सोचे अब कर व्यवस्था को क्या करेंगे, हम बदलेंगे। तो इन सब चीजों को क्या करना चाह रहे थे, बदलाव करना चाह रहे थे। तो एक तरीके से आमूल चूल बदलाव आ गया। न्याय देखो 1789 के अंदर जो स्टार्टिंग में जो फ्रांस था, और जब 1789 खत्म होता है, तो एक तरीके से ये था कि फ्रांस जब 30-31 दिसंबर को यूं देखता है तो उसको पुराना यूरोप इधर दिखाई देता है और नया यूरोप इधर दिखाई देता है। तो फ्रांस 1789 में पुराने यूरोप को बहुत पीछे छोड़ चुका था और नए यूरोप की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया था। न्याय व्यवस्था बदल दी, प्रशासनिक व्यवस्था बदल दी, कर व्यवस्था बदल दी, चर्च व्यवस्था बदल दी, और राजतंत्र को भी उन्होंने बदल दिया था। अब आगे जाके राजतंत्र का क्या होगा, अब हम पढ़ने वाले हैं। 30 सितंबर 1791 को संविधान सभा का विसर्जन कर दिया जाता है। और मतलब बात ये होती है कि जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ती है, पहला संविधान बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, क्योंकि क्रांति में अलग अलग दौर आते हैं। हम सब पढ़ेंगे जेकोबियन आता है, तो जेकोबियन अपने हिसाब से संविधान बनाएगा। अब जैसे ये संविधान बनता है, संविधान सभा का विसर्जन होता है, और पूरे यूरोप को पता चलता है कि भाई साहब इन्होंने तो संविधान बना लिया, और बोले राजतंत्र की छुट्टी, चर्च की छुट्टी। तो चर्च का ही तंत्र नहीं है, राजा का ही तंत्र नहीं है, तो ये करेंगे क्या। तो जो
यूरोप में जिस जिस जगह राजा का तंत्र था, राजतंत्र था, चर्च का तंत्र था, वो सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पिलनिच की घोषणा कर दी 27 अगस्त 1791 को कि फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करना हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य है। और यूरोप फ्रांस की जनता बोली, आप कौन होते हो हमारे देश में दखल देने वाले। और नए यूरोप के प्रतिनिधि के तौर पर फ्रांस की जनता खड़ी हो जाती है और पुराने यूरोप के प्रतिनिधि के तौर पर फ्रांस को छोड़कर पूरा यूरोप है वो खड़ा हो जाता है और एक तरीके से नए यूरोप और पुराने यूरोप के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप 19वीं सदी के यूरोप के इतिहास को देखते हो तो वो एक राष्ट्र, एक घटना और एक व्यक्ति का इतिहास है। एक राष्ट्र कौन सा है, वो फ्रांस है। एक घटना कौन सी है, वो फ्रांस की क्रांति है। एक व्यक्ति कौन सा है, वो नेपोलियन बोनापार्ट है। अब देखिए, हुई फ्रांस की क्रांति और पूरे यूरोप को हुआ ना कि फ्रांस को जुकाम हुआ, पूरा यूरोप छींकने लग गया। ये क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा। पूरा यूरोप इस वेदना से पीड़ित हो गया कि अगर ऐसे इतने प्रोग्रेसिव विचार आने लगे, इतने प्रोग्रेसिव आइडिया आ गए, तो हमारे राजतंत्र का क्या होगा, हमारे चर्च का तंत्र का क्या होगा, सामंतों को लगा हमारा क्या होगा, कुलीनों को लगा हमारा क्या होगा। तो पूरा यूरोप था ना, वो उसने प्रतिक्रिया शुरू कर दी फ्रांस के विरुद्ध। तो पहली प्रतिक्रिया थी पिलनिच की घोषणा। और जैसे ये घोषणा होती है, फ्रांस की जनता पूरे यूरोप के खिलाफ खड़ी हो जाती है और यहां पर पूरी फ्रांस की जनता ये बोलती है, पुराने सिस्टम को हम वापस नहीं आने पर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए पूरे फ्रांस की जनता के अंदर, पूरे फ्रांस के लोग होते हैं, बोलते हैं मैं खुद सेना बनूंगा, मैं खुद सैनिक बनूंगा मैं। और इसी चक्कर में फ्रांस में अनिवार्य सेना भर्ती शुरू हो जाती है और फ्रांस के सारे लोग सैनिक बन जाते हैं, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। पहले कुछ युद्धों के अंदर फ्रांस की सेना पूरे यूरोप से हार जाती है, लेकिन आगे जाकर एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं वामी का युद्ध। उस वामी के युद्ध के अंदर फ्रांस यूरोप के जो संगठित लोग थे, सेना थी, जो गठबंधन वाली सेना थी, उसको हरा दिया। पूरी फ्रांस की जनता पागल हो जाती है युद्ध की इस जीत के कारण। और वहां पे वो गीत गाती है जिसका नाम दिया जाता है मार्सिले, और इसको फिर बाद में राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया जाता है। अब जैसे ही फ्रांस ने पूरे यूरोप को हराया और यूरोप ने जब कारणों की समीक्षा की, तो यूरोप को पता चला कि फ्रांस में अनिवार्य सैन्य भर्ती शुरू कर दी गई है। और इसको देखते देखते यूरोप ने भी शुरू कर दी और यूरोप में भाई साहब सैन्य, उग्र सैन्यवाद की क्या होगी, शुरुआत होगी। और यही उग्र सैन्यवाद आगे जाकर उग्र राष्ट्रवाद में बदलेगा और यही उग्र राष्ट्रवाद आगे जाकर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनेगा। यही बात मैंने आपको पहले वीडियो में बनाई थी कि फ्रांस की क्रांति ने उन कारणों को पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि भी आगे जाकर यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होगा और यूरोप के साथ युद्धों का ये दौर शुरू होता है। और भाई साहब आगे जाके क्या क्या होगा प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में, जब हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो बताएंगे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम दिया हुआ है, इसीलिए ज्यादा तसल्ली से, ज्यादा डिटेल में उसको बता नहीं सकते। बाकी इतिहास विषय के अंदर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को पढ़ना प्रत्येक इतिहास के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव इतिहास को प्रभावित किया और कैसे उस प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने मानवता को इतना दुखी किया, मानवता को एक तरीके से झकझोर के रख दिया। और उसके बाद में पूरी दुनिया को समझ में आया कि मानव कितना जरूरी है। और मानवाधिकार एक तरीके से, देखो घोषणाएं बहुत पहले हुई, लेकिन आम जनता को जो मानवाधिकार है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिलने शुरू हुए थे। क्या हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रांस के अंदर जब अनिवार्य सैन्य भर्ती शुरू हुई थी, किस लिए शुरू हुई थी कि हमें पूरे यूरोप को हराना है। और उस अनिवार्य सैन्य भर्ती का विस्तार धीरे धीरे पूरे यूरोप में हुआ, सैन्यवाद शुरू हुआ, उग्र राष्ट्रवाद शुरू हुआ और वो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। तो पिलनिच की जो घोषणा थी ना, वो ये घोषणा थी कि यूरोप के कई देशों ने ये कहा कि हम फ्रांस के अंदर गणतंत्र की स्थापना करने चाहते हैं। ये 27 अगस्त 1791 को हुआ था। उसके बाद ब्रुन्सविक की घोषणा हुई, 25 जुलाई 1792 की हुई और उसमें भी यही बातें दोहराएगी कि हम फ्रांस में राजतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। यूरोप के साथ युद्धों का दौर शुरू हो गया और फिर एक साथ युद्ध होता है वामी का युद्ध। और उस वामी के युद्ध में फ्रांस की सेना पूरे यूरोप की सेना को हरा देती है और मार्सिले नाम का गीत गाया जाता है, जो कि रोजेट दिलाइल के नाम से लिखा गया था। अब भाई साहब हमने फ्रांस की सेना ने पूरे यूरोप को भी हरा दिया और यहाँ पे फ्रांस के राजतंत्र को भी हरा दिया, चर्च के तंत्र को भी हरा दिया, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण भी कर लिया। अब करें क्या, सिस्टम कैसे चलाएं। अब इस चक्कर में वहां पे अलग अलग ग्रुप बन गए, जैसे जेकोबियन बन गया, जिरोंदिस्ट बन गया, फेइया बन गया, काउंट ऑफ आर्टाइस बन गया, अलग अलग ग्रुप बन गए। कुछ तो ये थे कि भाई साहब पुराने वाला चलना चाहिए,
कुछ ये थे कि नया चलना चाहिए, नए में कैसा होना चाहिए उस पर भी दो हो गए। जैसे जिरोंदिस थे और जेकोबियन थे। जिरोंदिस थे वो थोड़े उदार टाइप के आदमी थे कि भाई साहब गणतंत्र बनना चाहिए लेकिन उदार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, थोड़े भाषणबाजी लफेबाजी ज्यादा करते थे, ऐसे लगता था जोशपूर्ण कोई हवा के भरे हुए गुब्बारे हो। अस्थिर भावुक टाइप के आदमी थे। आदर्श तो बहुत थे लेकिन उनके पास एक तरीके से होता है ना कि कुछ लोगों का माइंड इतना फर्टाइल होता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा वो पता नहीं है। और अब होता क्या है ना कि इसीलिए क्या होता है कि आम जिंदगी में वो लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो इंप्लीमेंट करना ज्यादा अच्छा जानते हैं। ये नहीं होता कि अच्छे अच्छे विचारों से कुछ नहीं होता, अच्छे विचारों को धरती पे उतारना भी बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जो विचारों को उतारते हैं ना वो लोग जीवन में क्या होते हैं, ज्यादा कामयाब होते हैं। अब इन लोगों में से सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे लेकिन बाद में 15 साल तक राज तो कौन करेगा? नेपोलियन बोनापार्ट शांति के साथ वही राज करेगा और वो पूरे यूरोप को अपने नीचे कदमों के नीचे ले लेगा। उसके तो इतने अच्छे विचार नहीं थे। उस वो तो कोई रूसो वाल्तेर दीदरो थोड़ी था, लेकिन उसने रूसो वाल्तेर दीदरो के नारों को, आदर्शों को क्रांति के देश के हिसाब से यूज किया कि मैं कैसे देश को चला सकता हूँ, कैसे हुकूमत चला सकता हूँ। अब क्या हुआ कि जिरोंदिस तो फालतू के भाषण मार रहे थे और इसी भाषण के चक्कर चक्कर में बोले गणतंत्र तो स्थापित करेंगे हम, और इसी चक्कर में ये क्या होते हैं, ये जेकोबियन का साथ देते हैं। अब जेकोबियन भाई साहब छटे हुए लोग थे। पेरिस की जो कम्यून थी, मतलब पेरिस के आसपास के जो लोग थे ना, उन लोगों का एक दल था और छंटे हुए बदमाश लोग थे। और भाई साहब जो सोच लिया ना वो तुरंत क्रियान्वित, तुरंत इंप्लीमेंट करते थे, ज्यादा कोई लगड़ पेच नहीं है। और इस चक्कर में ये जिरोंदिस्तों से आगे चले गए। और ये जेकोबियन पहले तो जिरोंदिस्तों को निपटाते हैं और बाद में जैकोबियन में ही आपस में जंग हो जाती है और फिर जो जैकोबियन का नेता होता है जिसका नाम रोबोस्पियर था वो खुद मारा जाता है। और यूरोप है ना, यहाँ से 1792 से 94 के दौर में बहुत ही अराजकता के दौर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और क्रांति है वो अपने ही बच्चों बच्चों को, अपने ही शिशुओं को है वो खाने लग जाती है, निगलने लग जाती है। चीजों को आगे बढ़ते हैं। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये जो घोषणा हुई, पिलनिच की घोषणा होती है, बुन्सविक की घोषणा होती है, तो भाई साहब कई लोग ऐसे होते हैं राजा को बोलते हैं भाग जाओ भाई साहब वरना यहाँ के लोग मारेंगे। तो राज परिवार क्या करना चाहता है, पलायन करना चाहता है। राज परिवार क्या करना चाहता है, पलायन करना चाहता है, लेकिन जनता पकड़ के भाई साहब एक किले के अंदर बंद कर देती है। और मैंने बताया था ऐसे लोग, ऐसे कुलीन जो फ्रांस से छोड़कर यूरोप की तरफ जा रहे थे, उनका नाम दिया जाता है एमीगर। ठीक है। जिरोंदिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, अस्थिर भावुक लोग थे, आवेशपूर्ण हवा से भरे हुए गुब्बारे थे। और जिरोंदिस्तों के उदाहरण थे, एक तो ब्रिस्ट था और ब्रिस्ट के विचारों पर यह चला था, इसीलिए जिरोंदिस्तों को ब्रिस्टोइन भी कहा जाता था, ब्रिस्टोइन भी कहा जाता था। और इनके भाई साहब एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जो इनकी नेता थी, जिसका नाम था मादमा रोला। और बाद में मादमा रोला का गिलोटिन कर दिया जाता है और मादमा रोला बोलती है, हे क्रांति तेरे नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कहते हैं ये बहुत खूबसूरत महिला थी लेकिन इसके विचार भी बहुत खूबसूरत थे। कंडोरन से भाई साहब ये वो आदमी था जिसने सबसे पहले महिला अधिकारों की बातें की थी, बहुत ही एक तरीके से बोल सकते कि अच्छी बातें की थी। और ये इन भाई साहबों से, जेकोबियन से इतना डर गया था भी, इसका तो चलो गिलोटिन किया था, कंडोरेंसो को ये लगा कि तेरा गिलोटिन होने वाला तो ये खुद ही आत्महत्या कर लेता है। जैकोबियन, अब देखो ये इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस वो क्रांति की घटनाएं बता रहा हूँ। अब जब मैं लास्ट में इस वीडियो के अंत में आपको क्रांति के परिणाम बताऊंगा ना, वो आरएस मेंस में ज्यादा जरूरी होता है। ये सब चीजें इसीलिए कि ताकि आप कहानियों से थोड़ा जुड़ जाए और आपको पता लगे कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है। जेकोबियन थे, लंबी पतलून रखते थे, मतलब लंबी पतलून का एक प्रतीक था कि जो फ्रांस की पुराने जो कुलीन लोग थे वो एक तरीके से स्कर्ट पहनते थे यहाँ तरीके से, यहाँ पे घुटनों तक, अपने गोडों तक। तो इनको ये लगा कि हमें उनसे उल्टा दिखाना है, तो ये पतलून लंबी पहनते थे और लाल टोपी लगाते थे। पुरुष लाल टोपी लगाता था, महिलाएं नहीं लगाती थी। और ये एक तरीके से प्रतीक था कि हमें ये जो छोटी सलवार, छोटे स्कर्ट वाले हैं ना, इनको छोटा कर देना है, इनकी मुंडी काट देंगे हम, सीधी सी बात है। तो इनका लंबी पतलून रखते थे। रोबोस्पियर था इसमें, दांतो था, एबर्ट था और सेंट जस्ट था। दांतो ने सबसे पहले ही मतलब एक तरीके से क्रांति को हिंसक मोड़ है ना वो दांतो ने दिया था, वो सेंट जस्ट ने दिया था। बाद में दांतो को ये लगा कि क्रांति कुछ ज्यादा ही उग्र हो रही है, तो वो रोबोस्फियर को बोला भाई साहब इसको बंद कर दो और ये जो गणतंत्र है वो कुछ ज्यादा ही उग्र हो रहा है। तो रोबोस्फियर बोला ज्यादा बात आ रही है, दांतो को भी निपटा दिया। एबर्ट था, एबर्ट जनता में ज्यादा लोकप्रिय हो रहा था, रोबोस्फियर को लगा यार ये ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, इसको भी निपटाओ। और इसकी भी क्या कर दी, मुंडी कलम कर दी।
आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई? हाँ नितेश, हाँ हाँ कर दे। हाँ मैं लिंक भेज दे मेरे को। ठीक है, तो इन्होंने एबर्ट को भी मार दिया। तो कुल मिला के बात ये थी कि ये दोनों चाहते थे कि हम गणतंत्र स्थापना करें, ये उदार गणतंत्र चाहते थे। तो भाई साहब इन्होंने गणतंत्र के चक्कर में इनका दे दिया साथ, और इन्होंने फिर इनको निपटा दिया, और फिर इनके बीच में तीन ग्रुप बन गए, और लास्ट में रोबोस्फियर ने सबको निपटा दिया, और लास्ट में जनता ने दुखी होकर रोबोस्फियर को भी निपटा दिया। तो क्रांति जो अच्छे विचारों के लिए शुरू हुई थी, उस क्रांति के विचारों ने लोगों को निकलना शुरू कर। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंसा कब होती है? हिंसा होती है भीड़ अपनी कुंठा निकालती है, कि भीड़ को और कुछ करने को कुछ होता नहीं है, तो भीड़, जैसे हम देखते हैं ना कि जुलूस होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जैसे ही थोड़ा बहुत अफरा तफरी बनती है, लोग कार जलाने लगते हैं, ये लगते हैं, वो एक कुंठा का प्रदर्शन होता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब हिंसा को क्या है, इंस्टीट्यूट का रूप दे दिया ना, अपने संस्था का रूप दे दिया, और वो लोगों को मार रहे हैं, और बाकायदा गिलोटिन हो रहा है एक संस्थागत प्रक्रिया के तहत। और ये भी नहीं है ना कोई 5 लोग मरे हैं, मतलब इस रोबोस जेकोबियन और जो रोबोस्फियर का जो राज था, जेकोबियन विचारधारा के लोगों का राज था, उसमें हजारों लोग मर गए थे उस वक्त। आज तो मतलब चलो आप कह दो कि जनसंख्या बहुत थी, उस वक्त फ्रांस में मतलब एक बार तो ऐसा था कि एक महीने के अंदर 17,000 लोग मर गए थे, और बाकायदा रिकॉर्ड था, क्योंकि संस्थागत स्वरूप था ना। इसको इस बात के लिए सजा, इसको इस बात के लिए सजा। ये भाई साहब राजतंत्र का समर्थक है, इसने क्रांति के इस विचार के विरुद्ध बात की, इसने ये बात की, ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है, निपटा दो निपटा दो निपटा दो निपटा दो। और फिर अपने बीच में जो आदमी थे बोले ये टेढ़ी बात कर रहा है, इसको भी निपटाओ, एबर्ट को भी निपटाओ, दांतों को भी निपटाओ, माधमा रोला को भी निपटाओ। सबको ये क्या हो गए, निपटाने में लग गए, और क्रांति बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, हिंसक हो गई। अब मैं फ्रांस की क्रांति की जो हमने बातें की है, उन बात, जब फ्रांस की क्रांति की हम ये जो बातें कर रहे हैं, उन बातों में हमने ये देखा कि फ्रांस की क्रांति के अंदर लोग ये चाह रहे हैं कि हम नया सिस्टम स्थापित करें। लेकिन उनके सामने पहली जो चुनौती आई वो आई विदेशी आक्रमण की, कि विदेशी आक्रमण हो रहा है। दूसरा इनको ये लगा कि ये भाई साहब जो राजा है ना, वो राजा ही परेशान कर रहा है। राजा मतलब राजतंत्र, अब राजतंत्र है ना वो हमें दुखी कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा पिलनिच की घोषणा और बुन्सविक की घोषणा में ये बोलते हैं कि हम आक्रमण करेंगे और राजतंत्र की क्या करेंगे, स्थापना। तो ये चुनौती होगी। तीसरा कि आपस में क्या हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। आपस में क्या शुरू हो गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। और ये फिर वो घटनाएं हैं 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन। ये क्या था, एक आदमी था जिसका नाम था गिलोटिन, और एक डॉक्टर लुई था, इसीलिए इसको या तो गिलोटिन कहा जाता था या लुई सेट कहा जाता था। लेकिन गिलोटिन शब्द है ना वो जुबान पर ज्यादा चढ़ा हुआ है, इसीलिए गिलोटिन यूज किया जाता है। ये मैंने बता ही दिया कि वामी के युद्ध के बाद में ये गीत गाया गया था, मार्सिले गीत गाया गया था। और पेरिस की कम्यून, मतलब पेरिस के अंदर जो लोग थे ना, एक गुट बना हुआ था जिसको कम्यून कम्यून बोलते थे, उनका क्या था ना, दबदबा ज्यादा था। अब राजधानी के आसपास के जो लोग थे, उन उन लोगों का दबदबा ज्यादा था, पेरिस कम्यून। और जेकोबियन लोगों ने पेरिस कम्यून पे कब्जा कर लिया, और सब ये मामला क्या था वो आगे बढ़ता गया, और आतंक का शासन क्या हो गया, शुरू हो गया। और आतंक का शासन शुरू हुआ ना साथियों, तो मैंने आपको बताया था कि पहले तो इन्होंने जीरोंदिस्तों की हत्या की थी, या राजतंत्र के समर्थकों की हत्या की। फिर इनके अंदर खुद के अंदर 3 ग्रुप बन गए, एक दांतों के नेतृत्व में, एक एबर्ट के नेतृत्व में, एक रेबोस्फियर के नेतृत्व में। तो इन्होंने दांते को भी निपटा दिया, एबर्ट को निपटा दिया, और बाद में रोबस्फियर को भी निपटा दिया। और थर्मोडोरियन षड्यंत्र होता है 28 जुलाई को, और ये 5 सितंबर 1793 से लेकर 28 जुलाई 1794 तक ये चलता है। और भाई साहब इतनी भयंकर हिंसा होती है कि जिसका कोई अंत नहीं होता। लास्ट में रोबोस्फियर मारा जाता है। लेकिन अब ये रोबोस्फियर की सारी बातें थी कि इन्होंने इतनी हिंसा की, इतनी हिंसा की, इतनी हिंसा की, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा भी किया था। पूरी दुनिया में पहली बार निम्न वर्ग के लिए कुछ चीजें आई भाई साहब। इसी दौरान पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार की घोषणा होती है। लॉ ऑफ मैक्सिमम आता है, बोला वस्तुओं के दाम इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब निम्न वर्ग के लिए भयंकर आर्थिक सुधार थे, वो रोबस्पियर ने लागू किए थे। अच्छे, भयंकर नहीं बोलेंगे, अच्छे आर्थिक सुधार लागू किए थे। और समाजवाद की उर्वर भूमि बन गया था फ्रांस। और आगे हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंदर सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, ऐसे कई समाजवादी विद्वान आते हैं जो फ्रांस की धरती पर क्या होते हैं, पैदा होते हैं। तो हम पढ़ते हैं समाजवाद की क्रांति, रूस की क्रांति 1917 की। लेकिन समाजवाद के लिए सबसे पहली पहल थी वो फ्रांस के अंदर हुई थी।
और निम्न वर्ग के लिए आर्थिक सुधार सबसे पहले रोबस्पियर ने लागू किए थे। और रोबस्पियर का जो अतीत है और रोबस्पियर का जो पूरे का पूरे उसकी जो पृष्ठभूमि है वो हिंसा से भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने निम्न वर्ग के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। हम फ्रांस की क्रांति के परिणामों में भी इन चीजों को पढ़ेंगे। फिर बाद में 1794 से 99 के बीच में डायरेक्टरी का शासन आता है, अस्थिरता का दौर होता है, लेकिन ये दौर वैसे फ्रांस के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस वक्त होता ये है कि पूरी यूरोप को ये लगने लगता है कि फ्रांस से पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो सारा जो यूरोप होता है, यूरोप के अलग अलग देश फ्रांस के से अलग अलग संधियां कर लेते हैं और सब शांति स्थापित कर लेते हैं। अब फ्रांस का ध्यान है वो यूरोप पे ना रह के सिर्फ फ्रांस के अंदर रहता है। फिर उसके बाद ब्रूमेर षड्यंत्र होता है और डायरेक्टरी के शासन को भाई साहब नेपोलियन साहब पलट देते हैं और नेपोलियन आ जाता है। अब नेपोलियन आगे क्या करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन सबसे पहले बात यह करते हैं कि फ्रांस की क्रांति की उपलब्धियां क्या थी, फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ, ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये शब्द देखिए कितना प्यारा शब्द है, लोकप्रिय संप्रभुता। स्टेट सोवरेन स्टेट है, मैंने कहा था पुनर्जागरण में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा जो नेशन स्टेट होता है उसको सोवरेन बना दिया जाता है कि वो अपने आप में संप्रभु अपने हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस समय वो सोवरेन था, राजा था, राजा के आसपास का एक सिस्टम था, वो सोवरेन था, वो फैसले देता था। लेकिन यहाँ पे संप्रभुता है ना वो जनता में हो गई। मैंने क्या आपको स्टोरी बताई थी कि फ्रांस की जनता बोलती है कि भाई साहब ये पूरे यूरोप वाले हमें क्या बताएंगे क्या करना है, मैं भी सैनिक बनूंगा, मैं भी सेना का काम करूंगा और मैं पूरे यूरोप को बताऊंगा। ये लोकप्रिय संप्रभुता थी, पहली ऐसी संप्रभुता नहीं थी किसी देश के लिए, पहली बार फ्रांस की क्रांति के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। और ये लोकप्रिय संप्रभुता आगे जाकर राष्ट्रवाद में तब्दील होती है, और यही राष्ट्रवाद जब आगे जाकर सैन्यवाद के साथ मिल जाता है तो यही से क्या बन जाता है, उग्र राष्ट्रवाद बन जाता है। और यही उग्र राष्ट्रवाद आगे किसका रूप ले लेता है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। सामंतवाद की समाप्ति, फ्रांस पहली बार यूरोप का ऐसा देश बनता है जो स्वतंत्र किसानों का देश होता है। एक इतिहासकार ये कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद पहली बार फ्रांस में ऐसा हुआ था कि किसानों ने भरपेट खाना खाया था। सामंतवाद की समाप्ति होती है, और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर कि सामंतवाद की समाप्ति के नाम पर ही नेपोलियन झंडा लेके यूरोप में निकलता है और यूरोप के किसानों को बोलता है मैं सामंतवाद की समाप्ति करूंगा, आपको मैं आजाद करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस स्वतंत्र किसानों का देश बन चुका था। सामंतवाद की समाप्ति होती है। राष्ट्रवाद, तो राजभक्ति थी, राजा के प्रति भक्ति थी ना, वो क्या था, देश मतलब एक तरीके से माना जाता था कि राजा के प्रति जो भक्त है वही देशभक्त है। लेकिन ऐसा था नहीं ना कि राजा तो गलत भी हो सकता है, तो उसको देशभक्ति कैसे कहेंगे। लेकिन यहां पर सही मायने में राजभक्ति किसमें बदल गई, देशभक्ति में बदल गई। यही तो मैं समझा रहा हूं ना लोकप्रिय संप्रभुता, कि अब हम राजा के प्रति लॉयल नहीं है, अब हम देश के प्रति लॉयल है। राजभक्ति किसमें तब्दील हो चुकी है, देशभक्ति में तब्दील हो चुकी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बना और बोला, चर्च को साफ कह दिया गया भाई साहब आपको राजकीय, प्रशासनिक, आर्थिक मामलों में दखल देने की कतई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अलग हो, हम बिल्कुल अलग है। और पहली बार राष्ट्रीय चर्च बनता है। और यही बात भाई साहब मार्टिन लूथर ने बोली थी कि नेशनल चर्च बनना चाहिए। और जब जैसे ये रोम के कैथोलिक चर्च से अलग होते हैं, फिर क्या होता है कि वो कैथोलिक चर्च कमजोर हो जाता है। और यही बात आगे जाके आप, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, यही फायदा आगे जाकर इटली और जर्मनी के एकीकरण में मिलता है, क्योंकि जो कैथोलिक धर्म का जो ढांचा था वो फ्रांस की क्रांति के कारण क्या हो गया था, कमजोर हो चुका था। और सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बनता है, और जिसमें पहली बार बताया जाता है कि भाई साहब क्या करोगे आप, जो राज्य के कानूनों के प्रति शपथ लेगा पादरी वो ज्यूरर है, और जो नहीं लेगा वो नॉन ज्यूरर है। और पादरियों को बता दिया गया, पहले ये था कि पादरी बताते थे जनता को कि आपको कैसे रहना है, लेकिन अब पादरी को जनता की सरकार ये बता रही है कि आपको किन नियम कायदों का शामिल का की पालना करनी पड़ेगी। आप बताइए क्रांति है या नहीं है। जो पादरी जनता को ये बता रहे थे कि आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, अभी उन्हीं पादरियों को जनता की सरकार कह रही है भाई साहब ये लिस्ट है, उसके हिसाब से काम करोगे तो ठीक है, वरना मुंडी काट देंगे। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी, जिसने पादरियों को ज्यूरर और नॉन ज्यूरर कैटेगरी में बांट दिया था।
सैन्यवाद और अधिनायकवाद हमने बातें कर ली, और ये अनिवार्य सैन्यवृत्ति आगे जाके उग्र राष्ट्रवाद में होती है, और यही प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध की आगे परिणति हो जाती है, ये मैंने बता दिया था। समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होता है, मैंने बताया था, नहीं बताया था क्या? प्रगतिवादी संस्था बनती है, एनरेजेस बनती है, लॉ ऑफ मैक्सिमम आता है कि वस्तुओं के ऊपर इससे ज्यादा चीजें नहीं देंगे, इससे ज्यादा दर नहीं होगी, और इससे महंगा आप नहीं बेच सकते। न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत दिया जाता है कि लोगों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। ये जो चीजें आज मिलती है ना, जैसे नरेगा है, हर व्यक्ति को काम का अधिकार मिलना चाहिए, ये सब चीजें उस वक्त फ्रांस की क्रांति में आई थी। नोएल वूप था, उसने एक पैंथियन सोसाइटी बनाई थी, और उसने ये ऐसी समाजवाद जैसी मांगे उठाई थी, जो श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और वफूवादी आंदोलन चलाया था। और ये वफूवादी आंदोलन था, ये डायरेक्टरी के शासन के दौरान चला था। लेकिन हमें खैर इतना याद रखना है कि इन लोगों ने मिलकर समाजवाद का मार्ग क्या कर दिया था, प्रशस्त कर दिया। तो मैंने आपको ये 8 पॉइंट बता दिए हैं। आप इन 8 पॉइंट के अंदर अगर अच्छे तरीके से लिखोगे, थोड़ी 2-2, 3-3 लाइनें लिख दोगे, तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आए कि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव क्या है, या मान लो फ्रांस की क्रांति के प्रभाव 5 नंबर के क्वेश्चन में आए, और आप ये 8 पॉइंट लिखोगे, ऐसे शब्द लिखोगे: लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास, लोकप्रिय संप्रभुता, सामंतवाद की समाप्ति, राजभक्ति देशभक्ति में बदल गई, राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होती है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप सामने आता है, और उसके बाद आप लिखोगे सैन्यवाद और अधिनायकवाद होता है, समाजवाद का मार्ग प्रशस्त होता है, जिसमें एनरेजेस का उदाहरण दे दो, या ये नोएल वफूफ के आंदोलन का उदाहरण दे दो, और आप फिर ये बताओ कि फ्रांस ने जो विचार दिए थे, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, सामंतवाद की समाप्ति, संवैधानिक राजतंत्र, इन विचारों के कारण पूरा यूरोप 19वीं सदी में जूझता रहा, और यूरोप के अंदर 1830 और 1848 के अंदर 2 बड़ी क्रांतियां होती है, जो यूरोप के लगभग हर देश में होती है। और ब्रिटेन के अंदर एक चार्टिस्ट आंदोलन भी होता है, जिसके अंदर श्रमिकों के लिए अधिकारों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो साथियों, ये हमारा दूसरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है फ्रांस की क्रांति का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको स्लाइड प्रस्तुत कर दी गई है, उस स्लाइड को आप देख लेना, और उस स्लाइड को आप इलोबरेट करके देख लेना। मैंने स्लाइड में सिर्फ बुलेट पॉइंट दिए हैं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर याद आ जाए कि ये चीजें हैं। और ऐसे ही पुनर्जागरण की मैंने एक बहुत अच्छी स्लाइड बना के दे रखी है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार की। इसी तरीके से मैंने आपको अमेरिकी क्रांति की भी स्लाइड प्रोवाइड करा दी है, और अब ये फ्रांस की क्रांति की भी स्लाइड प्रोवाइड करा दी है। औद्योगिक क्रांति की भी स्लाइड मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब आपका बच गया प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, और जल्दी आपको पूरी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए लोगों से, और इसको लाइक कीजिए, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। आपसे विनती है, हम आपको इतना फ्री का माल मसाला दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें प्रमोट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।